हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, और जिसकी ये प्रैक्टिस सेट ली जा रही है प्रैक्टिस सेट 25। इसके पहले 24 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी ली जा चुकी है, जो आपको साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जिसने भी इन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन किए गए हैं। और अब से आपको साइंस की प्रैक्टिस सेट दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो आपको जिस लैंग्वेज में इजी पड़े आप उसमें पढ़ो आराम से, ओके। और ये वीडियो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं, उसका आपको आंसर देना होता है कमेंट सेक्शन में, ओके। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉइड ऐप अब लॉन्च हो चुका है, तो जिसने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया इंस्टॉल कर लीजिए, काफ़ी अच्छा ऐप है। इसमें आपको डेली क्विज भी मिलेगा, ठीक है। तो जिसमें आपको डेली क्विज मिल रहा है, जिसकी मदद से आप लोग ये देख सकते हो कि आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, और कितने टाइम में आप क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। सारी ये चीज़ इसमें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज इसरो सेटअप? क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट? जल्दी से बताइए इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कि 1969 में इसरो की स्थापना हुई। इसरो का लोगो क्या होता है? तो देखिए ये होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है, ओके। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1969 में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पीवाईसी किसके बहुलकन द्वारा बनाया जाता है? यानी कि पीवाईसी इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। तो इसका आंसर क्या करेक्ट है? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि विनाइल क्लोराइड, ठीक है। क्या होगा? विनाइल क्लोराइड के द्वारा पीवाईसी को बनाया जाता है। क्लियर हो गया? ओके। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? विनाइल क्लोराइड एक ऑर्गेनिक क्लोराइड होता है, जिसका अणु सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl क्लोराइड है, तो यहाँ पे Cl तो रहेगा ही रहेगा। इसे विनाइल क्लोराइड मोनोमर और क्लोरोइथेन भी कहते हैं। यह एक रंगहीन यौगिक होता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन होता है, जो मुख्यतः पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवाईसी नामक बहुलक के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। तो विनाइल क्लोराइड पीवाईसी नामक बहुलक के उत्पादन में प्रयुक्त होता है, ओके। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रेडियो एक्टिव। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि जर्केनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है, ओके। आइए चलते हैं क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पे है, सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि सिलिकॉन की। सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या है, पढ़िए। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? अगर CO2 नहीं होगा तो उसका तापमान क्या होगा भूपृष्ठ का, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्तमान से कम हो जाएगा, लेस देन द प्रेजेंट, ठीक है। CO2 की वजह से ही तापमान में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि वो सोलर एनर्जी को क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेगा, वापस जाने नहीं देगा, तो टेम्परेचर क्या होगा? अपने आप इंक्रीज करेगा, ठीक है, यानी कि तापमान बढ़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? और अगर CO2 कम हो जाएगा तो तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर इज अ डिवाइस which works on the principle of total internal reflection, by which the light signal can be transmitted from one place to another place with a negligible loss of energy। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि जो लाइट सिग्नल्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, ना के बराबर होता है। नेग्लिजिबल लॉस ऑफ एनर्जी यानी कि ना के बराबर होता है। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। क्यों? अधिक ज्यादा संवेदी होता है, वो क्यों होता है ऐसा बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि द्रव्य की अपेक्षा गैस जो होती है वो अधिक प्रसार करती है। गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, इस वजह से द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है,
18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है, यानी कि द रेशियो ऑफ अ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज, 18 कैरेट गोल्ड में प्योर गोल्ड का रेशियो क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि 75% के रेशियो में होता है। किसके रेशियो में होता है? तो ये 75% के रेशियो में होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। भूमंडलीय तापमान का प्रमुख कारण क्या है? भूमंडलीय तापमान जो बढ़ रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो अभी हमने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही तापमान ज़्यादा बढ़ता है, तो तापमान कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पेड़ों को काटना। तो पेड़ों को काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो अपने आप बढ़ती चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो भूमंडलीय तापमान भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ यहाँ से? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि पेड़ों को काटना। ओके, तो क्वेश्चन 10 क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि जीवाणु तथा विषाणुओं की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस किसकी मदद से देखे जाते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखे जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी है जो नमूने यानी कि स्पेसिमेन को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? तो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का उपयोग करता है। इसकी विभेदन क्षमता यानी कि रिजॉल्विंग पावर प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से बहुत ही अच्छी होती है। तो इसकी जो विभेदन क्षमता होती है वो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, किसकी? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसका उपयोग क्यों करते हैं? जीवाणु तथा वायरस की यानी कि विषाणु की संरचना को देखने के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका 4 ऑप्शन में से किसकी होती है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि कवक द्रव्य की। ठीक है, किसकी? कवक द्रव्य की सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से वे मछलियां कौन सी हैं जो अपना अधिकांश समय समुद्र में व्यतीत करती हैं परंतु प्रजनन के लिए ताजे पानी में चली जाती हैं? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि हिल्सा और सलमन। क्या हो जाएंगी? हिल्सा और सलमन जो नामक मछलियां होती हैं वे अधिकांश समय समुद्र में अपना व्यतीत करती हैं। क्लियर हुआ? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 पढ़िए क्या है। निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल? क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि HDL। HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है ये। HDL कोलेस्ट्रॉल आपके रक्त से अतिरिक्त वसा को हटाता है और आपकी धमनियों को साफ रखने में मदद करता है। यह दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसी दिल की बीमारियों से भी बचा सकता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो HDL कोलेस्ट्रॉल उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे है। बहुल मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? यानी कि अ मल्टीमीटर इज यूज टू मेजर। मल्टीमीटर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मल्टीमीटर का जो यूज है वो धारा मापने के लिए भी किया जाता है, वोल्टता मापने के लिए भी किया जाता है और प्रतिरोध मापने के लिए भी किया जाता है। तो करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस तीनों को मापने के लिए बहुल मापी का उपयोग किया जाता है। और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, क्या करेक्ट हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि पहला वाला उत्पादक है, दूसरा वाला शाकाहारी और तीसरा वाला मांसाहारी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट? देखिए, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि पादप, खरगोश और बाघ। पादप क्या है? तो ये एक उत्पादक है। खरगोश क्या है? तो शाकाहारी है। बाघ क्या है? तो यह एक मांसाहारी है। तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16। खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश। खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश क्या होता है, बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि लाल प्रकाश का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, क्या होगा? लाल प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, यानी कि उसका जो डेविएशन होता है वो सबसे कम होता है। इस वजह से वह खतरे का जो सिग्नल होता है वो लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि वो विचलित नहीं होगा, और जब विचलित नहीं होगा तो सीधे एक ही डायरेक्शन में जाएगा और आपको जल्दी से दिख जाएगा। ठीक है ना, जहाँ पे भी रेड लाइट जलेगी वो जल्दी से दिख जाएगी क्योंकि वो विचलित नहीं होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पे है। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें से क्या करेक्ट होगा?
तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी यानी कि 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो बीसीजी का टीका 6 महीने के अंदर ही लगवाया जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है। सीजी का पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बैसिलस स्कैलमेंट गुएरिन बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। यह एक प्रकार की वैक्सीन होती है, मुख्य रूप से तपेदिक के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला एक टीका होता है। उन देशों में जहां तपेदिक या कुष्ठ रोग आम होता है, स्वस्थ बच्चों में एक खुराक की सिफारिश की जाती है और यह जल्दी से जल्दी लगवाने की सिफारिश की जाती है, यानी कि 6 माह के अंदर ही लग जाता है बीसीजी का टीका। क्लियर हो गया यहाँ तक? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? तो किस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं, ये आपको बताना है। बताइए इनमें से क्या करेक्ट होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि बहुलित आंतरिक परिवर्तन, यानी कि मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है हीरे में होता है। इस वजह से प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं। तो किस प्रकाश घटना के कारण? बहुलित आंतरिक परिवर्तन की घटना के कारण। क्लियर हुआ? आइए चलते हैं 19 क्वेश्चन पे, देखिए क्या है। ग्लाउकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? ग्लाउकोमा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रोग है, ये आपको बताना है। दिल का, फेफड़े का, जिगर का या फिर नेत्र का? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी। ये किस प्रकार का रोग है? तो यह है नेत्र का रोग। ग्लाउकोमा में क्या होता है, आइए एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए क्या है। ग्लाउकोमा ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान का परिणाम होता है। जैसे जैसे यह तंत्रिका को धीरे धीरे बिगाड़ती है, आपके दृश्य क्षेत्र में अंधे धब्बे विकसित होते हैं। अंधे धब्बे विकसित होते हैं उन कारणों के लिए जो डॉक्टर पूरी तरह से नहीं समझते हैं। यह तंत्रिका क्षति आमतौर पर आंख में बढ़ते दबाव से संबंधित होती है। क्लियर हो गया? तो ग्लाउकोमा किससे रिलेटेड है? तो ग्लाउकोमा नेत्र के रोग से संबंधित होती है। यह किस प्रकार का रोग है? तो यह एक नेत्र का रोग होता है। ओके, आई का रोग है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे है। बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सीड जर्मिनेशन? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि सनलाइट की। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। आइए देखिए क्वेश्चन 21 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द स्किन लेयर इम्प्रीवियस टू द वाटर? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से क्या करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि केराटिन। क्या हो जाएगा? केराटिन। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? आइए चलते हैं क्वेश्चन 22, देखिए क्या है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है। अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या होना चाहिए, बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि कम फोकस वाला उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? एक साधारण सूक्ष्मदर्शी जो होता है वह कम फोकस वाला उत्तल लेंस होता है। आ शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हुआ? साधारण सूक्ष्मदर्शी कम फोकस वाला उत्तल लेंस होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। मानव शरीर की सबसे लंबी या फिर सबसे बड़ी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी यानी कि लंबी कोशिका है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे। हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली हार्मोन इज नॉट फाउंड? तो चूहा है, बंदर है, बैक्टीरिया है, बिल्ली है, तो किस में हार्मोन नहीं होता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि बैक्टीरिया में हार्मोन नहीं होता है। बैक्टीरिया में हार्मोन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 25 क्या है। सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र है, यानी कि द मोस्ट सुटेबल वेसल फॉर स्टोरिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड किसे कहते हैं? H2SO4 को कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसे कहते हैं? तो ये HCl को कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यानी कि कांच का पात्र। किसका हो जाएगा? कांच का पात्र यानी कि ग्लास वेसल। ठीक है, तो ग्लास वेसल जो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के लिए सबसे अच्छा सुटेबल वेसल है। क्लियर हो गया यहाँ तक? और एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, जो कल का आपका क्वेश्चन 16 था, देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका आंसर ऑप्शन बी हमने बताया था, वो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, वो ऑप्शन बी और सी दोनों सेम लग रहे थे। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन सी होगा, आप लोग ये करेक्ट कर लो। क्लियर हो गया यहाँ तक?
आइए चलते हैं, देखिए कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि अपोलो। क्या करेक्ट है? अपोलो करेक्ट है। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम है अपोलो। क्लियर हो गया? ये रहा आज का क्वेश्चन। देखिए क्या है, जम्हाई आती है, तो जम्हाई क्यों आती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से जो भी करेक्ट हो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पा रहे हैं। ओके, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए और कमेंट करके अपने रिव्यू ज़रूर बताया करिए। थैंक यू सो मच।